हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही हॉट रहता है और हमेशा एक दिमाग में रहता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत लोग इसको स्टार्ट भी कर देते हैं बिना कुछ जाने, लेकिन इसमें कितनी रिस्क है, क्या रिवॉर्ड्स हैं, क्यों करते हैं लोग और क्यों नहीं करना चाहिए कुछ लोगों को। तो ये सभी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग करना नहीं सिखाएगा और ना ही मैं कोई ट्रेड करके लाइव करके इसमें कुछ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शंस में इतनी रिस्क है कि मैं इसको एडवोकेट नहीं करता। आई जस्ट एडवोकेट द फुल फुल टर्म, यू कैन से द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जिसके लिए लेकिन लेकिन क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट में हैं और हमें चाहते हैं, जैसे कि स्कूल में भी लैब में प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी पढ़ाई जाती थी, उसके बाद ही हमें प्रैक्टिकल करने दिया जाता था। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम भी जस्ट समझें कि ये क्या है, ये मार्केट के टर्म्स हैं, हमें समझ में आने चाहिए अगर हम मार्केट में हैं, तो उसके लिए समझना ज़रूर है। हाँ, अगर आप आगे जाके कोई अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो ज़रूर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पैसा बना के दे सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह आप हमारा रख लीजिए। वी आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, नॉट वी कैन नॉट रिकमेंड एनीथिंग। तो आगे बढ़ते हैं। इस लास्ट वीक हमने जो वीडियो किया था वो काफ़ी उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो हमने हमारी एजुकेशन सीरीज़ पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टॉक एजुकेशन पे, इसमें ऑलमोस्ट 10 वीडियोज़ हैं आज के समय, तो आप उसको जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर तक आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स कंपनीज के आईपीओस भी डिस्कशन करते हैं, स्टॉक एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं और हर वीकेंड एक वीडियो को हम लोग शूट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं, पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को समझने से पहले हम लोग समझते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक है। डेरिवेटिव्स का समझ में आता है तो हम समझ पाएँगे कि क्या है फ्यूचर्स ऑप्शन। तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या है? जिसकी वैल्यू किसी से डिराइव हो रही हो। तो जिसकी एक्चुअल वैल्यू उसके अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है, उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब उसकी खुद की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है उसके अंडरलाइंग एसेट से, तो उसमें वो हमारे लिए डेरिवेटिव हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास एक ₹100 का, ₹500 का एक नोट है और उसमें उसकी वैसे कोई वैल्यू नहीं है, वो एक प्रकार से कागज का एक पीस है। लेकिन उसमें जो नीचे गवर्नर जो कोई साइन है, जो उसमें एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं धारक को वचन देता हूँ इतने रुपए देने का, तो वो एक प्रॉमिसिंग जो नोट है, उसके कारण उसकी वैल्यू बन जाती है। तो इसलिए ये सब हमारे लिए फिर डेरिवेटिव्स होते हैं। तो डेरिवेटिव्स अलग-अलग कैटेगरीज़ में होते हैं। जैसे फाइनेंशियल एसेट्स में हम शेयर्स, बॉन्ड्स, फॉरेक्स ये डेरिवेटिव्स हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी इन सब की ट्रेडिंग होती है। और जिन डेरिवेटिव हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है, इसलिए हमें डेरिवेटिव्स पढ़ना है। और मेटल कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हम जो है ई गोल्ड लोग ले लेते हैं, गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या है? वो सब डेरिवेटिव्स है। और ऐसे ही एग्री कमोडिटी भी, व्हीट की, शुगर की, कॉटन की, वूल की, इन सब की भी एक ट्रेडिंग होती है। वो एग्री कमोडिटी में आते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी क्या हैं? डेरिवेटिव्स हैं। आई होप हमें थोड़ा-सा समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? जैसे मेनली हम लोगों ने पढ़ते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, लेकिन उससे पहले भी फ्यूचर से पहले था एक फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा-सा इनके बारे में पढ़ते हैं। ये 4 प्रकार के मेनली डेरिवेटिव्स होते हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। तो फॉरवर्ड्स क्या है? सबसे पहले फॉरवर्ड्स ही आए थे। और मैं आपको बताया तो फॉरवर्ड्स से ही शुरुआत हुई थी ट्रेडिंग करने की। और फॉरवर्ड्स में क्या होता है, 12th सेंचुरी के आसपास ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी यूरोप में, जब 20 साल के तक के वूल की ट्रेडिंग कर लेते थे कि अगले साल, उससे अगले साल, 20 साल तक भी जो वूल वूल उस टाइम होगी उसकी, तो उसको पहले से ही उसके रेट फिक्स कर लेते थे। तो इस प्रकार से उसके लिए ये एक फॉरवर्ड्स चलता था। लेकिन फॉरवर्ड्स होता क्या है? तो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स बेसिकली क्या है कि आज ही हम अगर फ्यूचर की एक डेट डिसाइड कर लें कि इस दिन और इस दिन इस रेट पे कोई हमें ट्रेड करना है, वो हमें लेना है, तो वो 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो बेसिकली कहलाता है फॉरवर्ड्स।
लेकिन होता क्या है कि ये एक एक प्रकार से एक प्राइवेट मैकेनिज़्म होता है, कोई इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, 2 लोग मिलते हैं और वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आज से आज ये फसल जो हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फसल होगी उसको मैं इतने रुपए में खरीदूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अनाज है, व्हीट है या आलू है, मैं इसको इतने रुपए में आज जाके खरीदूँगा। तो एक एक 2-2 में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन लेकिन ये क्या होता है कि अगर वो टाइम आया और कोई एक पार्टी मुकर गई, तो इसमें क्या होता है कि अगर उसने मना कर दिया हमें उस रेट पे नहीं लेना है, तो ऐसे में कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो कि उनके उनके पैसे को सुरक्षित रख सके। लेकिन पहले ये फॉरवर्ड से चलते थे, तो फॉरवर्ड बेसिकली क्या है कस्टमाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो बस वो उन 2 पार्टियों को मालूम है, उन्होंने आपस में ही सलाह-मशवरा किया है और उस हिसाब से उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया है। और ये ओवर द काउंटर है, मतलब इसमें कोई अलग से कोई एक्सचेंज वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, कोई सेंट्रल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ओवर द काउंटर है, आमने-सामने सब लोग करते हैं। अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर चलता है और अनरेगुलेटेड है, तो थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए फिर आया फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स बेसिकली क्या है? फ्यूचर्स भी एक अपने आप में फॉरवर्ड्स ही है। लेकिन क्या है, वो एक रेगुलेटेड है। उसमें एक्सचेंजेस आ गई हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें ऑब्लिगेशन आ गया कि हाँ, फ्यूचर्स में कि आपको ये करना है और तो करने के लिए बीच में कौन आ गया उसको उसको करवाने के लिए वो आ गए एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़। तो वो सब आ गई हैं तो इसलिए वो भी एक फॉरवर्ड ही है। हमें फ्यूचर्स में एक फॉरवर्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और जिसमें हम कहते हैं कि हमें उस दिन तक 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 1 महीने का मिलता है फ्यूचर्स या 2 महीने के या 3 महीने के मिलते हैं और हमें एक लॉट लेना पड़ता है जिसमें हमें होता है कि वो हमें लेना ही है और उसके लिए कोई अगर पार्टी उसमें मना करती है तो उस रोल में फिर आ जाती हैं एक्सचेंजेस जिसके जिसके कारण अगर आपने फ्यूचर्स लिया है तो आपको वो लेना ही पड़ता है। आगे जाके हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन आप ये थोड़ा समझिए जो फ्यूचर्स में कमियाँ थी, जो फॉरवर्ड्स में कमियाँ थी सॉरी, उसको फ्यूचर्स में हटाया गया। लेकिन अभी क्या हो गया है कि ये फ्यूचर्स बहुत भारी भरकम हो जाते हैं क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है बड़े लॉट मिलते हैं, बड़ा इसमें एक ऑब्लिगेशन हो जाता है। तो उस ऑब्लिगेशन को कम करने के लिए फिर उसमें लाया गया ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में क्या है ऑब्लिगेशन हट जाता है, एक राइट मिल जाता है। लेकिन राइट किस कॉस्ट पे आता है? राइट एक कॉस्ट पे आता है प्रीमियम्स की। एक प्रीमियम देना पड़ता है, एक अलग से पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। उस प्रीमियम के बेस पे हमें एक मिल जाता है एक राइट कि हमें खरीदें या ना खरीदें, बेचें या ना बेचें। अगर हम खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन और अगर बेचते हैं तो उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमने देखा पहले फॉरवर्ड्स थे, फिर उसमें कुछ कमियाँ थी, फ्यूचर्स में कमी पूरी गई गई फ्यूचर्स की कोई कमी एकदम डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि ऑप्शन से पूरी हो रही है, लेकिन फ्यूचर्स बहुत भारी भरकम एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ये आप कर पाते हैं। तो इसके लिए लाया गया बीच के एक ऑप्शन ऑप्शंस कि आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना है। आप एक राइट खरीद लेते हैं, ठीक है? आगे चलेंगे और डिटेल में पूरा इसको डिस्कस करेंगे। तो जब तक हम बात करते हैं स्वैप्स की। तो स्वैप्स बेसिकली होता है लेकिन इसमें थोड़ा-सा फेमस नहीं है। लेकिन स्वैप्स में क्या करता है ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए काम आता है। जैसे कि आपने ज़रूर सुना होगा कि बैंक्स वगैरह हैं, 2 पार्टी के बीच में एक एक एग्रीमेंट बन जाता है टू एक्सचेंज कैश फ्लोज़ इन फ्यूचर एज़ पर प्री डिसाइडेड फॉर्मूला। एक फॉर्मूला डिसाइड कर दिया गया है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल कि बैंक में है और बैंक में एक होम लोन लेना है आपको और होम लोन में आपको देखा है कि आपने एक एक्सचेंज रेट है जो कि आपको फ्लोटिंग रेट में मिल रही है, लेकिन आपको बड़ा डर है कि आने वाले टाइम में पता नहीं फ्लोटिंग रेट से कितना मेरा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, तो मैं उसको एक फिक्स रेट करना है। तो फिर क्या होता है, एक स्वेप्स का काम आता है कि हम एक फिक्स रेट पे पे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक स्वैप वाली एजेंसी से कि उसमें अगर उससे ऊपर गया इंटरेस्ट रेट, तो वो एजेंसी आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, वो उसको वो पे करेगी। लेकिन अगर उसी से अगर कम गया, तो फिर वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको सेव हो रहा था आज के डेट से और आने वाले टाइम में अगर कम हुई रेट, तो वो फिर आपको उस पार्टी को देना है। तो इस प्रकार से स्वैप्स भी काम करते हैं और ये बेसिकली रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, वोलेटिलिटी को मिटिगेट करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है स्वैप्स। लेकिन अभी हम बात करेंगे डिटेल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की क्योंकि यही है टॉपिक मेन जो आज की डेट में इसमें चलता है एक्सचेंजेस में और सभी लोग इसको लेके बड़े आकर्षित है कि फ्यूचर्स में पैसा कमाना है ऑप्शन से पैसा कमाना है। इतने ही वीडियोज़ आते हैं कि हमें फ्यूचर्स में ऑप्शंस आइए सीखिए, हम लाइव करके दिखाते हैं। तो मैं कहूँगा कि पहले थ्योरीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए और अच्छी तरह जान लीजिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, तभी कोई ट्रेडिंग करने आप जाइए। पूरा सीख कर समझ कर अदरवाइज़ बहुत पैसे आप खोएँगे। तो पहले हम समझते हैं फ्यूचर्स को दोबारा डिटेल में। तो थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैं एक्चुअल एक रियल वर्ल्ड से थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ एक्सचेंज मार्केट से तो इससे थोड़ा आपको समझ में आएगा।
तो फ्यूचर्स में बेसिकली क्या है, जैसे आपने देखा कि हमने अभी पढ़ा था कि फ्यूचर्स में हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एक एक टाइम होता है, उस टाइम तक या तो डिलीवरी लेनी होती है, ठीक है? तो अभी क्या है जैसे कि आपको देखते हैं आप मार्केट में गए, आपको रिलायंस के फ्यूचर्स चाहिए। तो फ्यूचर्स बेसिकली रिलायंस का आज की डेट में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आज की डेट में स्टॉक का प्राइस है ₹2000, ठीक है? तो अगर हम नॉर्मल उसको खरीदते हैं तो हमें ₹2000 देंगे और हमें 1 शेयर मिलेगा। और अगर हमें 1 शेयर मिलेगा ओनली, और आगे जाके अगर ₹2000 जो है वो उसमें उसमें 50% जंप आ जाता है, मतलब कि ₹1000 उसके बढ़ जाते हैं, ₹3000 का शेयर हो जाता है, तो हमें नॉर्मली उसमें ₹1000 का प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? ऐसे ही अगर रिवर्स करते हैं और 50% वो शेयर घट जाता है उसकी वैल्यू, तो हमें ₹1000 का लॉस होगा, क्योंकि हमने 2000 का लिया था और वो 1000 का हो गया है। लेकिन यही चीज़ अगर फ्यूचर्स में करते हैं, तो क्या होता है? तो फ्यूचर्स में बेसिकली क्या होता है, हमें जो शेयर जो होते हैं, वो शेयर प्राइस जो है होते हैं, वो वो हमें वो हमें उस पे मिलते हैं, मार्जिन्स पे मिलते हैं। हमें जो ब्रोकर होता है वो हमें मार्जिन देता है। वो क्या कहता है कि ₹2000 का शेयर है, लेकिन आपको 1 शेयर जो है वो हम आपको 2000 में नहीं, वो जिसके 10% नॉर्मली समझने के लिए कर लेते हैं, उसके 10% वैल्यू पे हम आपको दे रहे हैं। मतलब ₹200 में 1 शेयर मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमने ₹2000 दिए थे उसको, तो वो ₹2000 में वो हमें 1 शेयर नहीं, वो हमें 10 शेयर देता है। तो इसका मतलब ₹200 के 10 शेयर हमें मिल जाते हैं फ्यूचर्स में। तो अब आप उसको वही समझिए कि 10 प अब इसका हम बात करते हैं, अभी हमने देखा है फ्यूचर्स हमने उस लॉट को ले लिया है, ठीक है? और एक एक प्री डिसाइडेड डेट से लेते हैं कि 1 महीने का लिया या 2 महीने का लिया। लेकिन अभी हम समझते हैं फ्यूचर्स की रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को। तो पहले रिवॉर्ड्स देखते हैं। तो देख समझिए कि अगर हमने फ्यूचर्स लिया और हमने 10 हमें शेयर मिल गए और वो आने वाले टाइम में 50% बढ़ गए। ठीक है, तो ₹2000 का शेयर हो गया ₹3000। तो हमारे पास ₹1000 का प्रॉफ़िट हुआ 1 शेयर पे, लेकिन हमारे पास लॉट था 10 शेयर का। तो अब हमारे को कितना प्रॉफ़िट हो चुका है? 1000 इंटू 10, मतलब कि ₹10,000 का प्रॉफ़िट हो गया। हमने पैसे कितने लगाए? ₹2000। यही है इसका रिवॉर्ड जो कि फ्यूचर सबको अट्रैक्ट करता है कि पैसे लेके गए थे मार्केट में 2000, लेकिन हमने बना लिए हैं कितने? 10,000। ठीक है? लेकिन अब रिस्क भी देखिए उस साइड से कि अगर हमारा वो वही शेयर आधा हो जाता है, रिलायंस का प्राइस ₹1000 होता है और ₹1000 का लॉस होता है। 1 शेयर था हमारे पास, तो हमारे पास लॉस था ₹1000 का, लेकिन 10 शेयर हैं तो हमारा लॉस हो चुका है ₹10,000 का। तो हमें जो ₹2000 हमने लगाए थे, वो तो चले ही जाएँगे। बाकी के ₹8000 एक्सचेंज वाला, सॉरी एक्सचेंज तो नहीं करते हैं, लेकिन ब्रोकर है, वो हमसे रिकवरी करेगा, वो हमसे हमारे अदर शेयर्स जो होंगे हमारे उस ब्रोकिंग अकाउंट में वो बेच देगा, या हमारा अकाउंट भी जुड़ा हुआ होता है वो वहाँ से लेगा, तो इस प्रकार से वो उसकी रिकवरी करेगा। तो इस प्रकार से फ्यूचर्स में लोग जो होते हैं वो बड़े-बड़े लॉट लेते हैं, इसमें क्या होता है लॉट मिलता है। रिलायंस का जो आप देखेंगे तो कम से कम 250 शेयर्स का एक लॉट मिलता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है छोटे-छोटे लोग इसमें एंट्री ना कर सकें, हम जैसे आप जैसे कि जिसमें बहुत कम इसमें पैसे वाले होते हैं, तो उसलिए क्या है उसको कि वो जल्दी-जल्दी बर्बाद ना हो, तो उसके लिए बड़े वो दिए जाते हैं। तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख लगभग के वो लॉट देना शुरू करते हैं। तो लगभग 250 शेयर का एक लॉट है रिलायंस का, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं तो उसके लिए हो गया ₹5 लाख। तो ₹5 लाख में आपको फिर शेयर का लॉट मिलेगा, ठीक है? 250 शेयर्स का, और फिर आप उसको ट्रेड कर जाएँगे। लेकिन इसमें आपने रिस्क देखा कि आपको वो पैसा तो जाए चला ही जाता है अगर लॉस होता है तो। उसके अलावा भी आपके अकाउंट से आपके दूसरे शेयर बेच के वो ब्रोकर जो कंपनी है जिसमें आपका अकाउंट खुला हुआ है, डीमैट खुला हुआ है, वो उसकी रिकवरी करती है। तो ये इसकी बहुत बड़ी रिस्क है। इससे बिल्कुल एकदम बर्बादी की तरफ हो जाते हैं, इसलिए इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बिल्कुल देख के सोच समझ के ही हमें हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाना चाहिए। सॉरी फ्यूचर्स में जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन को थोड़ा समझते हैं कि ऑप्शंस में क्या हुआ जब फ्यूचर्स फ्यूचर्स में क्या होता है कि बहुत भारी एक पॉइंट बन गया कि आपके लॉसेस और आपके प्रॉफिट बहुत बड़े-बड़े होते हैं। ठीक है? बड़े-बड़े लॉट खरीदने पड़ते हैं, बड़ा भारी पैसा उसमें लगाना पड़ता है। तो अभी क्या हुआ, ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस में क्या हुआ? ऑप्शंस में बेसिकली क्या हुआ कि इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि आपको वो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। आपको क्या होता है कि एक प्रीमियम देने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है और एक राइट मिल जाता है कि आप उसको चाहें तो बेचें और चाहें तो खरीदें। नहीं चाहते हैं तो ना बेचें और ना खरीदें, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रीमियम देना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक डीलर से डील की एक फ्लैट की, ठीक है? आज हमने एक डीलर से डील की, हमें एक फ्लैट अच्छा लगा,
हम लैंड या फ्लैट की बात कर लेते हैं, हमें लैंड या फ्लैट वो अच्छी लगी और हमने डील कर ली कि ठीक है, अगले महीने की 10 तारीख पे हम इसकी रजिस्ट्री करवाएँगे। लेकिन अभी हम जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ लेकिन एक टोकन अमाउंट दे दीजिए और इस फ्लैट को बुक कर लीजिए। तो हम हो गए ऑप्शन वाले। हमने क्या किया कि हमने ₹10,000 या फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख रुपीज़ का फ्लैट है और हमने उसमें ₹5,000 या ₹10,000 का एक टोकन अमाउंट देके उसको बुक कर लिया कि ठीक है, अगले महीने हम इसका फुल अमाउंट करेंगे, पेमेंट करेंगे, लेकिन आप मेरा ₹10,000 लेके या ₹50,000 लेके आप इसको टोकन अमाउंट समझ के इसको आपको फ्लैट को बुक कर लीजिए। तो वो हमने उसको बुकिंग अमाउंट दिया, ये हमारे लिए क्या होगा प्रीमियम हो गया। अब फ्लैट का दिन आया, रजिस्ट्री का दिन आया, लेकिन हमने देखा उससे पहले हमने देखा कि फ्लैट में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये फ्लैट का बिल्डर ठीक नहीं है, इसने मेटल अच्छा नहीं लगाया हुआ, या हमें लगा कि हमें दूसरी जगह तो बहुत अच्छा फ्लैट में मिल रहा है, जो 50 लाख का यहाँ दे रहे हैं, वो तो अगली जगह 40 लाख का मिल रहा है, तो हमें ये फ्लैट नहीं लेना। तो अब नहीं लेना है तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको लेना पड़ेगा, फ्यूचर्स में वो था, आपको ऑब्लिगेशन था, आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो आपने लिया है एक लॉट उसको आप खरीदना ही था लास्ट में आते-आते डेट से पहले डेट तक। लेकिन लेकिन इसमें क्या है एक इसमें आपको क्या है ऑब्लिगेशन नहीं है, इसमें राइट मिल गया है कि आप उसको चाहो तो नहीं खरीदो। तो फ्लैट अगर हमें नहीं खरीदना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रीमियम को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? वो जो हमने ₹50,000 एज़ अ प्रीमियम दिए हैं, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं आया कि हमें खरीदना ही खरीदना है। तो लेकिन इसी में ही क्या होता है फिर वो रिस्क थोड़ी-सी कम हो जाती है अगेंस्ट अगेंस्ट फ्यूचर्स और रिवॉर्ड्स भी उसी प्रकार से कम हो जाते हैं क्योंकि हमने जो कमाया उसमें से प्रीमियम भी ऑलरेडी उनको अगले नेक्स्ट पार्टी को दिया। तो इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑप्शंस भी रिस्की होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं ऑप्शंस भी क्योंकि आपका प्रीमियम चला जाता है और प्रीमियम क्या होता है जैसे-जैसे डेट्स वो टाइम पास आता है जैसे जिसको हम एक्सपायरी बोलते हैं, उस तक आते-आते आपका वो प्रीमियम बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाना होता है अगर आपने उसमें से अपना कोई ट्रेड नहीं लिया है तो। तो इस प्रकार से इसमें रिस्क भी हैं और रिवॉर्ड्स भी हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये मेरी कोशिश थोड़ी कि थ्योरेटिकली थोड़ा समझाना कि ऑप्शंस क्या है, ट्रेड और ये फ्यूचर्स क्या हैं और ये कैसे आए थे, क्या होता है? तो ये कोशिश है कि कि मैंने शायद थोड़ा वो समझा पाया हूँ आपको। तो मेरा अभी भी यही कहना है आपसे कि कोशिश कीजिए कि ओनरशिप लेने की। फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में हमें हमें ओनरशिप नहीं मिलती है। हमें कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलती है, वो मिलती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। तो आप कोशिश करें हमेशा कि अच्छी कंपनीज़ देखें और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रहें और ऑप्शंस और फ्यूचर्स मेरा समझाने का आज बस मकसद यही था कि बस हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि हम अगर मार्केट में हैं तो हमें हर टर्म समझ में आना चाहिए कि वो क्या होता है। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।